स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप जिम्स। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है क्रैश कोर्स सीरीज का। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में गैल्वेनिक सेल कंप्लीट कर लिया था और आज हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टार्ट करेंगे। ये क्रैश कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको एग्जाम्स में अपेयर होना है, जी एग्जाम में या नीट एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्रैश कोर्स को सच में यूज करना है, अगर आपको इस क्रैश कोर्स का फायदा उठाना है, तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, बीच में छोड़कर चले जाते हैं। प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ओके, अब ये देखो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है। NaCl का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? वाटर लेते हैं, उसमें NaCl डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है। तो मींस NaCl के सॉल्यूशन में NaCl भी है और वाटर भी है। तो ओके, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बजस उसमें Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयन होंगे जो कि NaCl के डिसोसिएशन से बने होंगे, और दूसरा उसमें वो H प्लस OH माइनस भी होंगे जो कि वाटर के डिसोसिएशन से बनेंगे। ओके, मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के लिए बताया था कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होती है। ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड नेगेटिव होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कैटायन को ही अपने पास बुलाएगी। तो ठीक है, कैथोड पर आने के लिए दो आयंस हमारे पास है, दो कैटायंस है, Na पॉजिटिव भी है और H पॉजिटिव भी है। कौन सा जाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास होती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है? ये देखो, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, अगर दो टाइप की आयन हैं जो कि एक इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, देन द आयन विच रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी इज डिस्चार्ज्ड। तो जिस आयन को लीस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही आयन डिस्चार्ज होगा। जो आयन को लीस्ट कम से कम एनर्जी की जरूरत होगी वही डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, अब इन्होंने एक सीरीज दे दी, कैटायंस के लिए इन्होंने ये सीरीज देगी। ओके, और एनायंस के लिए ये सीरीज दे दी। अब इनमें से जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा वो ही डिस्चार्ज होगा। इधर देखो, ये सीरीज ऐसे है, पोटेशियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा, Na पॉजिटिव, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैटायंस के, ये सारे कैटायंस की फॉर्म में। इनमें से जो गोल्ड है, Au3+ गोल्ड कैटायन है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है। ओके, और अगर एनायंस की बात करें तो ये देखो, ये ऑर्डर है। यहां पर आयोडाइड आयन का I- का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो हमें यह देखना है, रूल ये कहता है कि जिस भी आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही डिस्चार्ज होगा, वही उस कैथोड या एनोड के पास, वही उसी के ऊपर, वही कैथोड या एनोड के ऊपर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा। हमें कम डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला आयन चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो, हमारे पास एक H+ है और एक Na+ है। तो H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए यहां पर कैथोड पर H+ आयन का डिस्चार्ज होगा। H+ आयन आर डिस्चार्ज्ड इन प्रेफरेंस टू Na पॉजिटिव। ओके, H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेगा, H बनेगा, दो H कंबाइन होंगे, H2 बनेगा। ओके, अब एनोड पर देखो, एनोड पर हमारे पास दो आयन है, Cl- और OH-। इन दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है? अगर आप इसमें देखोगे, Cl- और OH-, इन दोनों में से Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो इन Cl- OH- में से Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए यहाँ पर Cl- का डिस्चार्ज हो। Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो Cl मिलेंगे और Cl2 बना लेंगे। ओके, तो और सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा? सॉल्यूशन में रह जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब हम सॉल्यूशन का इवेपोरेशन कराएंगे तो हमें पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ओके, अब पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज की फर्स्ट लॉ क्या कहती है? ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके थ्रू जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो जो भी सब्सटेंस डिस्चार्ज हो रहा है उसका जो मास होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उस जो चार्ज पास हुआ है उसके। मींस जो मास है, सब्सटेंस का मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हमने ऐसे किया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q।
ठीक है। और ये जो z प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाएंगे तो z लगा देंगे, इसे हो गया m इक्वल्स टू z इंटू क्यू। ओके, तो ये जो z है ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह आया है। z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये कांस्टेंट है। ओके, अब q इक्वल्स टू आई टी होता है, हमें पता है Q इक्वल्स टू आई टी, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इस Q इक्वल्स टू आई टी को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा M इक्वल्स टू जेड आई टी। Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I इज करंट इन एम्पियर्स एंड T इज टाइम इन सेकेंड्स। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। When same quantity of current is passed through different electrolytes, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स है लेकिन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास किया गया है, करंट की क्वांटिटी सेम है, ठीक है। देन द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड, जो अलग अलग सब्सटेंस है उनका मास कह लो या वेट कह लो, इस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। मतलब एग्जाम्पल के लिए ले लो, हमारे पास कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अगर सेम क्वांटिटी ऑफ करंट हमने पास कराया कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से, तो जो कॉपर का मास डिपॉजिट होगा उसका रेशियो सिल्वर के डिपॉजिटेड मास के संग उसका रेशियो निकालेंगे तो वो इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। मींस मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ये याद रखिएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू e1 अपॉन e2। m फॉर मास या वेट, e इज द इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, देखो आप लोगों ने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ी होगी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होती है? V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर V होता है वोल्टेज, I होता है करंट और R होता है रेजिस्टेंस। ओके, और ये रेजिस्टेंस के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, फिजिक्स में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। R इज रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। रो इज रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। और L अपॉन A को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ G स्टार के सिंबल से। ओके, रेजिस्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, सेल कांस्टेंट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ G स्टार से। G स्टार इक्वल्स टू L अपॉन A, L इज द लेंथ एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हो, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, इसी फॉर्मूले को यूज करते हो हम ये सारी वैल्यू फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं। ओके, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, R को इधर ले जाओ और रो को इधर ले जाओ, तो 1 अपॉन रो इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। ओके, अब ये जो 1 अपॉन रो है, 1 अपॉन रो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी और 1 अपॉन रो इज कंडक्टिविटी। इसका सिंबल होता है कप्पा, इसकी यूनिट होती है पर ओम पर मीटर। कंडक्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ओके, अब इधर देखो, 1 अपॉन R, R इज रेजिस्टेंस एंड 1 अपॉन R इज कंडक्टेंस। ओके, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी G के सिंबल से और इसकी यूनिट होती है पर ओम और साइमन। पर ओम को हम मोह भी कहते हैं, ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। ओके, L अपॉन A सेल कांस्टेंट, जिसको G स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, या मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना ये 1 अपॉन रो को मैंने बोला है कंडक्टिविटी, 1 अपॉन R को बोला है मैंने कंडक्टेंस और L अपॉन A को बोला है मैंने सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कप्पा इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। कप्पा लिखा है कंडक्टिविटी के लिए, G लिखा है कंडक्टेंस के लिए और G स्टार लिखा है सेल कांस्टेंट के लिए। ओके, समझ में आ गया आपको? ये सारी वाली चीजें समझ में आ गई। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? देखो, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू मोलर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस याद है कि भूल गए? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं कंडक्टिविटी को ही बोलते हैं, कंडक्टिविटी को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, जिसको हम कप्पा के सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, ओके, तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू मोलर वॉल्यूम।
ठीक है। अगर मोलर वॉल्यूम की जगह पर अगर मैं रिप्लेस करूं वॉल्यूम को, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, एन अपॉन वी, वॉल्यूम इक्वल्स टू एन अपॉन कंसेंट्रेशन, ऐसे फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। तो जो अगर इसी सिंबल में अगर हमें मोलर वॉल्यूम को रिप्लेस करना है तो हम लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए कप्पा अपॉन मोलैरिटी। बच्चों बुक्स में आपको फॉर्मूले में इसमें 1000 और मल्टीप्लाई करके मिलेगा, लेकिन मैंने आपको नहीं लिखवाया है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यूनिट्स पर फोकस करेंगे, जब हम यूनिट्स पर फोकस करेंगे तो आंसर हमेशा सही निकल के आएगा। 1000 वगैरह अभी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो हम क्वेश्चन में ही अप्लाई करके देख लेंगे। बस यूनिट पर फोकस करना, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ओके, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस होता है कप्पा अपॉन मोलैरिटी, ऐसी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कप्पा अपॉन नॉर्मैलिटी। ओके, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशनशिप क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू जेड फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब आप कहेंगे जेड फैक्टर क्या होता है? देखो, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जेड कैसे कैलकुलेट करें, जेड फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जेड फैक्टर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। या तो पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो, ऐड नहीं करना, मैं और बोला, यहाँ पे और लिखा हुआ है, या तो पॉजिटिव पे फोकस करना या तो नेगेटिव पे फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल NaCl देखो, NaCl में पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1, और ठीक है, तो Z हो गया 1। अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोकस करो तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पे करो। NaCl में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +1, ठीक है। अब देखो इधर देखो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2+, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? टोटल नेगेटिव चार्ज Cl माइनस के ऊपर तो -1 का चार्ज है, लेकिन दो एटम्स है ना क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो एक एटम पे -1 चार्ज, तो 2 एटम पे 2 का चार्ज हो गया ना। या तो टोटल माइनस का चार्ज देखना है या तो टोटल प्लस का चार्ज देखना है। टोटल प्लस का चार्ज देखोगे तो 2 है, और टोटल माइनस का चार्ज देखोगे तो वो भी 2 है, इससे जेड फैक्टर हो गया 2। AlCl3 में देखो, एल्यूमिनियम के तो 3+, तो Z हो गया 3। Fe2SO4 होल थ्राइस, यहां पे Z कितना होगा? आयरन के ऊपर होता है 3+ का चार्ज, SO4 के ऊपर होता है 2- का चार्ज। एक आयरन के ऊपर 3+ का चार्ज है, तो एक आयरन के एटम के ऊपर 3+ का चार्ज है, तो 2 आयरन के एटम्स के ऊपर कितना चार्ज हो गया? 2 × 3, Z इक्वल्स टू 6। ओके, ध्यान रखना, इसी से ध्यान रख लो, आपको याद हो जाएगा। और जनरल इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो ऐसे कर लो, Ax by है ना, तो x × y को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका चार्ज आ जाएगा, जेड फैक्टर आ जाएगा। करके देख लो, यहाँ पे 1 1 है तो 1 रह जाएगा, 1 × 2 है तो 2 रह जाएगा, 1 × 3 है तो 3 हो जाएगा, 2 × 3 है 6 हो जाएगा। ओके, आइंस के लिए अगर जेड फैक्टर निकालना है तो जेड फैक्टर इक्वल्स टू चार्ज ऑफ आइंस। आयन के ऊपर जो भी चार्ज है वही जेड फैक्टर हो जाता है। यहाँ पर Cl- क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, तो जेड हो जाएगा 1। ओके, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। A 0.05 molar KOH solution has a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell of cell constant 0.316 centimeter inverse at 298 Kelvin. Calculate molar conductivity, जिसकी यूनिट होनी चाहिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आंसर आपको इनको इस यूनिट में चाहिए। ओके, हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दी हुई है कंसंट्रेशन दी हुई है 0.05 मोलर। ओके, दूसरा हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस है 31.6 ओम। ओके, इसके बाद हमें सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट है 0.316 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे? मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि मोलर कंडक्टिविटी होता है कप्पा अपॉन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी तो इन्होंने दी हुई है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कप्पा नहीं दिया। आप कप्पा कहां से लाएं? कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कप्पा निकालने के लिए आपको चाहिए G × G स्टार। G क्या है? कंडक्टेंस, और G स्टार क्या है? G स्टार है सेल कांस्टेंट। ओके, ये है कंडक्टेंस, ये है कंडक्टिविटी, सॉरी, और ये है सेल कांस्टेंट।
ओके, तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और जी स्टार मतलब जी स्टार तो सेल कांस्टेंट हमें दिया ही हुआ है, इसको जी स्टार ही रहने दो। तो कप्पा क्या हो गया? कप्पा हो गया जी स्टार अपॉन आर। ओके, ये फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया है। कप्पा की इसी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो लैम्डा एम हो गया जी स्टार अपॉन आर इंटू मोलैरिटी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यूनिट के साथ, ठीक है। जी स्टार की यूनिट दी हुई वैल्यू हमें दी है 0.316 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, रेजिस्टेंस की यूनिट दी हुई है हमें 31.6 ओम। ओके, ये भी ठीक है। इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी दी हुई है 0.05 मोल पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, पर लीटर है तो मैं लीटर को ऊपर ले जाती हूं। अब देखो, जो हमसे आंसर पूछा गया है वो पूछा गया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की यूनिट में। यहाँ पर लीटर तो कहीं भी यूज हुआ आया नहीं है यूनिट के अंदर, तो हमें लीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। उसके लिए आपको पता होना चाहिए यूनिट कन्वर्जन। ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है, ये आपको याद रखनी होंगे। फिलहाल देखो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर होता है। यहां पर मैं यही वैल्यू पुट करने वाली हूं 0.316 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 लीटर की जगह मैं लिख दूंगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 31.6 ओम इंटू 0.05 मोल। ओके, अब ये देखो कि यहां पर नीचे की तरफ है ओम, और ओम क्या होता है? तो ए ऐसे है ना, 1 अपॉन ओम लिखा हुआ है, हमें पता है 1 अपॉन ओम होता है सैमन के इक्वल। तो मैं नीचे से ओम हटा दूं तो ऊपर सैमन आ जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 200 सैमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, जैसे भी कर लीजिएगा, पर आपका आंसर यही आएगा। ओके, पर आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखना है ये यूनिट कन्वर्शन। यहां पर आपको ये ध्यान से रखिएगा, कंसंट्रेशन में मोलैरिटी की जो यूनिट आएगी, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। लीटर किस आंसर में कहीं भी है नहीं, पूछा नहीं गया, तो हमें लीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। तो लीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए ये होता है यूनिट कन्वर्जन। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर को, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ओके, अगला टॉपिक है एरिनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। ओके, सबसे पहले देखो आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट हो जाए आयंस में, ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, इसके आयंस स्प्लिट हो गए, ए पॉजिटिव और बी माइनस बन गया, ठीक है, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस। जितने मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट हुए हैं वो अपन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड डिसॉल्व, मतलब मान लो कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए थे, उसमें से 25 मॉलिक्यूल जो है उनका आयनाइजेशन हो गया, तो 25 सपोज 100 करेंगे हम यहाँ पर। ओके, अब आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है क्यों के से ही डिनोट करते हैं, और उसको ऐसे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस आयन अपॉन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोलराश लॉ। देखो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो होता है जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, जब इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज हो जाए। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब 100% आयनाइजेशन हो जाता है तब उसको सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो कोलराश लॉ कहती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन टोटल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक कंडक्टेंस। ओके, मतलब NaCl है, तो NaCl का कंडक्टेंस, टोटल कंडक्टेंस अगर हमें निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? Na प्लस आयन का कंडक्टेंस प्लस Cl माइनस आयन का कंडक्टेंस। ओके, ऐसे ही अगर MgCl2 का निकालना है तो कंडक्टेंस ऑफ Mg2 प्लस आयन प्लस 2 इंटू कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आयन, क्योंकि इसके 2 आयन्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर 2 Cl माइनस कर देंगे। ओके, ऐसे ही अगर CH3COOH का निकालना होगा तो पहले CH3CO माइनस आयन का लिखेंगे, फिर H प्लस आयन का, इन दोनों को ऐड कर देंगे।
ओके अगर मैं पूछूं कि एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो आप उसको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को निकालने के लिए हमें Z फैक्टर इनटू मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना होगा। ठीक है, बस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को Z फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। ओके अब बारी आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस एट अ गिवन कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टेंस है पहले वो लिख दिया, ये किसी भी कंसंट्रेशन पे है, अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये नीचे वाला जो है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस लिया गया है और ऊपर वाला लिया है किसी दूसरी कंसंट्रेशन पे। ओके इन दोनों के बीच के रेशियो को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बस ये याद रखना कि जो नीचे आता है ना वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला आता है, ऊपर किसी गिवन कंसंट्रेशन वाला आता है। अब बारी है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की। ओके इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे? ऑन डाइल्यूशन, देखो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन, जब तो डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, और जैसे ही नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं कंडक्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टेंस कह लो या मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कह लो, कंडक्टेंस बढ़ता है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी कम होगी। ओके ये याद रखना है। हमने पढ़ा था कि जो कंडक्टेंस होता है मोलर कंडक्टेंस, ये होता है कप्पा अपॉन मोलारिटी की। मोलारिटी की जगह पर हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, और जो कंसंट्रेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के। ओके अब ये एक इक्वेशन, ये एक ग्राफ देखो, ये लैम्डा एम मतलब कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बढ़ाया गया, बनाया जो है कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे कम होती जाएगी। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, ऐसे जाने पे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, लेकिन ये कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है, ऐसे कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है इधर भी देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है तो हमने देखा जो कंडक्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन घटाएंगे कंडक्टेंस बढ़ेगी। ओके ठीक है अब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये आ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप देखेंगे कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, ऐसे जाते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं और ये कंडक्टेंस बढ़ रही है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमको रैपिड इंक्रीज देखने को मिल रहा है, एकदम से रैपिड इंक्रीज हो रहा है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये ग्राफ बनता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो कंडक्टेंस बढ़ रही है, लेकिन इतनी रैपिडली इंक्रीज नहीं होती, स्लोली इंक्रीज हो रही है। ठीक है अब ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन बनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा के देखेंगे, तो जहां पर ये टच करेगी ना इस वाली लाइन को, वाई एक्सिस को, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हम ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करके देख नहीं सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें जरूरत होगी कोलराश लॉ की। अब कोलराश लॉ क्या होता है? कोलराश लॉ ये होता है जो लैम्डा एम होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी, वह जहां पर सी जो है ये कंसंट्रेशन है, बी एक कांस्टेंट है। ओके तो आप देखो आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मैथ्स में पढ़ी होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है यहां पर y एक्सिस पर हमने लिया है लैम्डा एम मतलब कंडक्टेंस, तो ये तो हो गया y एक्सिस, और x एक्सिस पर हमने लिया है रूट सी, तो रूट सी हो गया x। अब जो इंटरसेप्ट है वो हो गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और जो स्लोप है वो हो गया माइनस बी, तो स्लोप इक्वल्स टू माइनस बी एंड इंटरसेप्ट इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फिनिटी। यहीं पर तो इनफाइनाइट इंटरसेप्ट यही तो है। ओके तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब अपनी कंप्लीट कर ली है, मेरी तरफ से सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका काम है ये है कि आप सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करोगे जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर आए हुए हैं। नीट वाले नीट के क्वेश्चंस कीजिए और जी वाले अपने जी एग्जाम के क्वेश्चंस कीजिए। ओके फ्रेंड्स मैंने देखा है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, हमारा वीडियो देखिए, उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।